तो एक तरफ मोटेरा में वो भव्य स्वागत जो आपने देखा, नागरिक अभिनंदन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, लेकिन अब ताज का दीदार और वाह ताज वाले लम्हे में इस वक्त आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आज हल्ला बोल में हम इन तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए सिरे से गर्माहट इस स्टैंड अलोन दौरे से राष्ट्रपति ट्रंप की आएगी। इसी के साथ आज दिल्ली के लिए उन्हें रवाना होना है। कल उनके दौरे में अलग अलग जगहों में शामिल है राजघाट उनका जाना, हैदराबाद हाउस में इवेंट है, और इन सब के बीच अभी ताजमहल के इस दौरे को खत्म करके आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा लंबा वक्त यहां पर उन्होंने बिताया है। एक तरफ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तस्वीर में इवांका ट्रंप उनकी पत्नी और जेराड कुशनर उनके दामाद। अगर आप व्यवसाय में देखें, अगर आप अमेरिका की राजनीति में देखें, ये दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं और अपना नजारा। बल्कि इसके बाद एक बहुत दिलचस्प लम्हा था जब इवांका ने अपने पति के साथ तो तस्वीरें खिंचा ली, फिर अपना मोबाइल देकर सामने खड़े एक व्यक्ति से कहा कि मेरी एक अकेली तस्वीर भी मेरी निकाल दीजिए ताजमहल के सामने। तो ऐतिहासिक रूप से हर किसी के लिए जो भारत आता है, टू डू लिस्ट में ताजमहल जरूर शामिल होता है, और वहीं पर ये ऐतिहासिक तस्वीरें खिंचाते हुए दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति अपनी पत्नी मेलानिया के साथ और दूसरी तस्वीर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी सिंह साहब लगातार स्टूडियो में आज खास पहुंचे हैं इस अमेरिकी दौरे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे पर। अशोक चक्रधर जी अपने अलग ही अंदाज में ताजमहल की पूरी कहानी जो लय और सुर में ताले हुए वो सब बता रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन केसी सिंह साहब, ये दोनों ही तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये बताती हैं कि जो सबसे शक्तिशाली देश में से एक डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, और फिर ये दूसरी तस्वीर, सब महत्वपूर्ण रहेंगे दिल्ली में जो कुछ कल होगा उसमें। सिंह साहब देखो, ये दोनों जो इनकी बेटी और दामाद हैं ये इनके एडवाइजर भी हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो बड़े देश के नेता होते हैं जिनके एडवाइजर्स होते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली हैं। जैसे हालांकि इनको दामाद को ये ड्यूटी दी गई थी कि पैलेस्टीनियन डील करना है, हाँ। तो वो 1-2 साल के लगे हुए थे, उन्होंने एक बनाई है। अब हाँ। उसकी काफ़ी आलोचना हुई है जो डील हुई है, लेकिन उनको पूरा चार्ज था स्टेट डिपार्टमेंट से भी आगे बढ़कर। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की नीतियों में, पॉलिसी में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप इस कपल का भी है जो हम दूसरी तरफ खिड़की में देख। क्योंकि इनका हुआ क्या है कि इनके जो मिनिस्टर हैं जिनको हम उनको ट्रंप साहब 2-3 महीने के बाद एक निकाल दिया, 4 महीने के बाद दूसरा निकाल दिया। सिर्फ ये दोनों दामाद और बेटी हैं जो वहीं पे हैं। बाकी कोई ओरिजिनल जो इनके एडवाइजर थे, चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आए चले गए। ट्रंप साहब 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं, तो वो काफी तब्दीली होती रही है, लेकिन ये दोनों परमानेंटली वहां पे हैं और इनका साथ में लाना महत्वपूर्ण है। और मौसम भी ऐसा है, देखिए ये जो तस्वीर आपको डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया दिख रहे हैं उसमें एक तरफ जो पूरा फोर ड्रॉप है एक तरह से तस्वीर का, वो इस मौसम में खिले हुए फूलों का है। आइए आपको सीधे मीनाक्षी के पास ले चलते हैं जो लगातार ये कवरेज हमारे साथ कर रही हैं। हमारे साथ अशोक जी भी मौजूद है जिनसे एक बार फिर से ताजमहल के बारे में कुछ सुनेंगे। अशोक जी, ये भव्य नजारा जो हम दिखा रहे हैं, और जब भी खास तौर पर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके लिए, मतलब हमने देखा कि साबरमती आश्रम में भी वो रहे लेकिन फिक्स्ड वक्त था, फिर वो मोटेरा के लिए चले गए, वहां पर भी फिक्स्ड भाषण हुआ, लेकिन यहां पर लग रहा है ऐसे जैसे जी नहीं भर रहा है। जी तो नहीं भरेगा लेकिन कल उन्हें दिल्ली भी आना है, आज रात में आज आना है, और कल राष्ट्रपिता की समाधि पे जाएंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे जी। वो किन अनुभवों के साथ आए हैं और किन अनुभवों को लेके जाएंगे, हाँ। ये इस यात्रा का लाभ हमें दुनिया भर में कैसे पहुंचाएंगे ये देखना है। सिंह साहब हमारे विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जानते हैं कि किस देश में क्या सब चल रहा है। लेकिन इस समय कोई शक नहीं कि भारत और अमेरिका मिलकर इस विश्व की जो रूपरेखा बना रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करने वाली शक्तियां भी हस्ताक्षर कर रही हैं। आमने सामने क्या होगा, हल्ला बोल में कौन कितने बोल अपने ऊंचे उठा पाएगा, ताजमहल उसमें कितना हस्तक्षेप कर पाएगा, वो तो इतना ही कहेगा कि फरिश्तों ढांक दो
रूहों की चादर से इसे वरना फिजा की सांस छू छू कर इसे मैला न कर डाले। तो सवाल ये है कि हमारी फिजा में ऐसी चीज़ें न हों जो ताजमहल या किसी के दिल के ताजमहल को कालिक से होते और हमें हास्य के बजाय रुदन प्रदान करें। जी, हल्ला बोल रुदन के विरुद्ध होना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, एक खास संबंध है आपका आगरा से, इस जी पर हाँ। मैं बातचीत करूंगी। सिंह साहब एक एक हाथ चीज उठाए। बता जी दूं, सर। क्योंकि वो पूछा जा रहा था, हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पुराने साथी हैं, वो मिनिस्टर इन वेटिंग हैं। हाँ। अभी तक वो नजर नहीं आए, क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम है, ये अभी ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। जी। तो दिल्ली जब ये अड्डे पे उतरेंगे, हाँ। तो उस समय से मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनके साथ हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि वो मिनिस्टर इन वेटिंग फिर पूरा दिन, आज शाम से कल शाम तक जब ये नहीं चले जाते, तब तक मिनिस्टर इन वेटिंग इनके साथ रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं। यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो विजिटर बुक है उसमें थैंक यू इंडिया लिखा है, और ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसके साथ हम ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ प्यार की निशानी है जहां पर ये मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ बिल्कुल टहलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आलोक जी ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि मतलब इन लम्हों को अच्छी तरह से दोनों जीने के लिए पहुंचे हैं। अकेला ऐसा देश है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति बनने के बाद स्टैंड अलोन दौरा कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो आए परिवार के साथ, और परिवार भी ऑफिशियल डेलीगेशन है। मैं एक बात और ध्यान दिलाऊंगा, हम ताजमहल और आगरा को लेकर प्रदूषण की बात बहुत करते हैं, और ये संभव है जब कल बातचीत होगी तो भारत में इन्वायरमेंट का एक मुद्दा, भारत उस मामले में बहुत अग्रणी भी है, और इसको लेकर दुनिया में लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई मतलब डिप्लोमेटिक लड़ाई। अमेरिका के प्रदूषण को लेकर के भी हम भी आवाज़ उठाते हैं कि भाई तुम अपना भी ख़त्म करो। आगरा पर भी कहीं काली छाया, जो अभी धुएं की बात कही तो मुझे याद आया। और अब ट्रम्प साहब के पास एक और एक्सक्यूज़ है, वो चाहते हैं कि हमारे उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स और खरीदे जाएं। कुछ तो पहले से ही हम लोग उनका करते हैं, और न्यूक्लियर के लिए भी, परमाणु हमारे जो बिजली घर हैं उनके लिए ईंधन की जब ज़रूरत होती है, एक समय में तो हम पर वो प्रतिबंध वगैरह लगा देता था, हम उस सारी गारंटी के साथ उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर लेने की बात करते हैं। तो प्रदूषण में भी बिजनेस, मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए भी बिजनेस भी ट्रम्प साहब के दिमाग में घूम रहा होगा। मतलब वो देखते तो सब कुछ है, लेकिन मान लो कहीं दिखा कि देखिए कहीं ताजमहल की इस खूबसूरती में कहीं कोई ऐसा दिख रहा है धुआं, तो वो कहेंगे देखो आपका ताजमहल भी नुकसान हो रहा है, अपना न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदिए और अपना बिजली भी बनाइए और थोड़ा सा प्रदूषण मुक्त करिए भारत को। ये एक उसका बिजनेस एस्पेक्ट भी, इसके साथ साथ हम डिप्लोमेसी के साथ ये देखिए कि ट्रम्प हर बिंदु पर वो देख रहे होंगे कि कहाँ मैं आपको कुछ बेच सकता हूं। जी आशुतोष जी, ताजमहल के बैकड्रॉप में तस्वीर जो हम दोनों ही दिखा रहे हैं, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की, और दूसरी तरफ उनकी बेटी इवांका और उनके पति की, कैसा लग रहा है आपको ये तस्वीर? और विश्व में और भारत इंडो अमेरिकन कूटनीति में ये तस्वीर क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, ये तस्वीरें देखने के लिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, और एक तरीके से भारत का एक सॉफ्ट पावर भी उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। कब कहाँ से रिश्ते कहाँ बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये जब अमेरिका था, जॉर्ज बुश के ज़माने में मनमोहन सिंह के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, और ओबामा के ज़माने में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, मोदी के बारे में उनके रिश्तों की बहुत अच्छी तारीफ की जा रही है। आज भी उन्होंने खुलकर कहा कि भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े एक्सेप्शनल लीडर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप पिछला 4-5 कदम अगर इन डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने को देख लें, तो वो बिल्कुल ये कहानी नहीं कहते कि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमको किसी तरीके की कोई रियायत देना चाहते हैं। चाहे वो जीपीएस का मसला हो, चाहे वो विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में लाने का मसला हो, चाहे वो S-400 का मसला हो, चाहे वो हार्ले डेविडसन का मसला हो, चाहे वो एल्यूमिनियम और स्टील के टैरिफ बढ़ाने का मसला हो, तो हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफ कर दी है, इसलिए जो है वो हमको बड़ी कोई रियायत देने वाले। वो बिजनेसमैन है, उनको अगला चुनाव लड़ना है, और चुनाव के अंदर ये साबित करना है कि उन्होंने अमेरिका के बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर पहले से बेहतर किया है। और उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से अमेरिका की इकोनॉमी में बेहतरी आई है, तब से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हुआ है। तो वो ये तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है और निश्चित रूप से हमको अच्छी लगती हैं, लेकिन हमको अलर्ट भी रहने की जरूरत है और कॉशियस भी रहने की जरूरत है इस पूरे मामले पे। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी हमारे सहयोगी भी, सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल भी हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीरें पूरी तरह से आप कह सकते हैं
एक कहानी लिख रही हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे को महत्व दे रहे हैं। हिंदुस्तान को समझना, जानना, अपनी आंखों से देखना। इससे पहले एक भव्य आयोजन जो मोटेरा स्टेडियम में किया गया, उसके जरिए भी एक बड़ा संदेश दिया गया इस्लामिक कट्टरवाद। क्योंकि अब ये तस्वीरें हमने इस पर चर्चा कर ली है सिंह साहब, मैं आपके साथ अब शुरुआत करना चाहती हूं। आज पूरे दौरे को हम देखें, चाहे साबरमती आश्रम में जाकर चरखे को चलाना और संदेश में माय ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी लिखना, वहां से लेकर मोटेरा स्टेडियम में कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद, कैसे आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है, ट्रेड डील होगी, वक्त लग रहा है, टफ निगोशिएटर है नरेंद्र मोदी, और पाकिस्तान का भी जिक्र, इन तमाम मुद्दों पर आज का दिन कैसे आंका जाए। इसमें एक दो चीज आप भूल गई, साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में गंगा मैया है, उसके साथ मस्जिद भी है, उसके साथ गोल्डन टेम्पल भी है। फिर उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, पीसफुल राइज है। चीन पे भी हिमालय से लेकर गोवा का जिक्र किया, बॉलीवुड से लेकर डीडीएलजे का नाम लिया। अगर आप पूछेंगे मैं पूरा भाषण आपको सुना सकती हूं। इसलिए उसमें उन्होंने एक इशारा इस चीज का दिया है कि शेयर्ड वैल्यूज हैं दोनों देश में। और वो शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ व्यापार की नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की नहीं है, वो एक ज्यादा है। क्योंकि इसलिए शीतल युद्ध, जब कोल्ड वॉर था, बड़ी ऐसी समय था जब हमारा देशों में टकराव था कई चीजों पे, लेकिन वो सॉफ्ट पावर थी जिस करके फिर भी देश चलते रहे। क्योंकि वो फिर भी कहते थे ये डेमोक्रेसी है, ये चीन के खिलाफ, ये ही एशिया के अंदर खड़ा उन्होंने होगा। लगभग इशारे में साफ किया कि अर्थव्यवस्था के मामले में आपका काम इसलिए ज्यादा प्रशंसनीय है क्योंकि आपने अपने लोकतंत्र को, विविधता में एकता को बरकरार रखते हुए ये सब कुछ हासिल किया है। आइए कुछ हिस्से एक बार सुना देते हैं, उसके बाद सबसे टिप्पणी लेंगे। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में आज बोल रहे थे, उन्होंने कई बिंदुओं को छूकर कई बातें तो बिल्कुल आमने सामने कही और कई सांकेतिक रूप से भी कही। सुनिए। तो सुना आपने जो कुछ वहां पर उन्होंने कहा था, अब इसी पर जरा टिप्पणी लेते हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ आ गए हैं। सुधांशु जी, एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ताजमहल की, जहां इस वक्त भी वो मौजूद हैं, उनकी बेटी इवांका, और यही वो लम्हा था जब उन्होंने किसी को मोबाइल दिया और कहा कि मेरी अलग एक फोटो जरा ताजमहल के आगे खींच दो। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से दोनों देश इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे, उसकी तस्वीर हमने आज मोटेरा स्टेडियम में देखी। सबसे ज्यादा तालियां लेकिन तब बजी जब वो इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र कर रहे थे। सुधांशु जी। अंजना जी, देखिए, जब भी कोई डिप्लोमेटिक इशू आता है तो उसके अंदर कुछ हार्ड फैक्ट्स होते हैं। देखिए, यथार्थ हमेशा कठोर होता है। तो एक तरफ ट्रंप जी ने अपने भाषण में एक कठोर यथार्थ भी रखा, दूसरी तरफ भारत दुनिया के उस कुछ चुनिंदा और शायद मैं कहूंगा एक या दो देशों में से एक है जिसके पास एक बहुत प्रभावी और अंदर तक अपना इन्फ्लुएंस छोड़ने वाली सॉफ्ट पावर है। अब जैसे उन्होंने हॉलीवुड का उल्लेख किया, बॉलीवुड का, तो हॉलीवुड के बाद अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में तो बॉलीवुड है। यह हमारा एक अलग सॉफ्ट पावर है जिसमें हम चाइना से बहुत आगे हैं। हमारी जो मूवीज का इंपैक्ट है मिडिल ईस्ट तक पूरी डायरेक्ट हिंदी में देखी जाती हैं, फिर इंडियन डायस्पोरा के थ्रू जो अब्रॉड में देखी जाती हैं, वो तो एक अलग चीज है। मगर आप ये सोचिए कि मिडिल ईस्ट से लेके और बांग्लादेश तक तो डायरेक्ट हिंदी मूवीज देख ली जाती हैं, तो वो एक सॉफ्ट पावर हुआ। मगर डिफेंस डील की भी बात हुई है और टेररिज्म की बात हुई। उन्होंने आईएसआईएस को फाइनली खत्म होने की बात कही और हमारे यहां के लोगों के मन में चाहे जो भी बात रहती हो उस पर किंतु परंतु और अपने विचार रखते हो, पर उन्होंने सीधे सीधे कहा रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत ही रिगरस हार्ड पावर, यानी सुदृढ़ कठोर नीति से लेकर जो कुछ भारत की एक सौम्य शक्ति है, दोनों का समुचित समन्वय यहां दिखाई पड़ रहा है। और यहां पर जो ताजमहल में गए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, दुनिया में प्रेम की प्रतीक एक ही इमारत है और संयोग से वह भारत में है, दुनिया में और कहीं नहीं है। और वह भारत में भी मजे की बात यह, उसको बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? मुगलों को, जो मंगोलों के वंशज थे, जो पूरी दुनिया में सिर्फ लूटपाट हत्या के लिए जाने गए और भारत में आके प्रेम का प्रतीक बन गया। यह भारत की सौम्य पावर का एक प्रतीक है और संयोग से यह भारत के ब्रज क्षेत्र में है, यह भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। इसलिए मैं कहता हूं कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों में जो भारत का प्रभाव है वो आज उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका उसकी स्वीकारोक्ति कर रहा है। और मोदी जी के बारे में जो उन्होंने एक बात कही, टफ निगोशिएटर,
ये हमारे लिए इस दृष्टि से ही सिर्फ गर्व की बात नहीं है कि मोदी जी देश की रक्षा के लिए किस दृढ़ता के साथ खड़े हैं, चाहे रिसेप का मामला हो, बाली का मामला 2014 का हो, या एनवायरमेंट वाला इशू 2016 पेरिस हो, या आज की बात हो। यह भी है कि आज भारत की यह हैसियत है मोदी जी के नेतृत्व में कि अमेरिका को निगोशिएट करना पड़ रहा है और उसे लग रहा है टफ, वरना एक दौर था हम सिर्फ याचक थे अमेरिका के आगे। ठीक है, और आज हम आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। फिर नेगोशिएटर आपने हैं, ब्रिज ये भी एक का जिक्र किया है, तो मैं जाऊंगी अशोक जी के पास, लेकिन आशुतोष जी हाथ उठा रहे कुछ बोलने के लिए, बोलिए। सुधांशु जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है भारत के सॉफ्ट पावर को जिस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है, मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस में कुछ बुनियादी बदलाव इस वक्त वैचारिक स्तर पर आ रहा है। भाई उन्होंने कहा कि मंगोल जो लूटपाट करते थे, जो वहां से सेंट्रल एशिया से इधर आए, हिंदुस्तान में आने के बाद वो बिल्कुल बदल कर मोहब्बत की बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि मुगलिया सल्तनत को, इस्लाम को लेके और जो मुसलमान को लेके जो दृष्टि थी अब तक बीजेपी की इतिहास के मद्देनजर भी और वर्तमान में भी, वो शायद बदल रही है और ये अच्छी बात है। अगर बीजेपी की दृष्टि अगर बदल रही है मुगल सल्तनत को लेकर या मुगलिया काल को लेकर या इस्लाम को लेकर, तो मुझे लगता है इसको सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो रेडिकल इस्लाम पे अचानक बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वो सच है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मनमोहन सिंह से बड़े हैरानी में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर तो 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अलकायदा में एक भी आदमी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं गया, और इसको लेके ही वॉज वेरी वेरी खुश भी थे और आश्चर्यजनक भी थे, और उन्होंने इसके लेके हिंदुस्तान की तारीफ की। तो उनका कहना था कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम है वो बिल्कुल अलग तरीके का इस्लाम है, उसको आप रेडिकल इस्लाम से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि अगर रेडिकल इस्लाम से अगर हुआ होता तो अलकायदा का भी मेंबर बने होते वहां के बहुत सारे लोग और आईसिस के भी बहुत सारे। फिर मैं चलूंगी मीनाक्षी के पास, अशोक जी के पास। बिल्कुल, मैं इनकी बात का सही जवाब देता हूं। मैंने जो बात कही तो भारत का इस्लाम तो वो भी था, जमुना के तट पर है ना ये ताज, और ये सूफी गाना है, कैसे लाऊं भर के मैं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, अभी पेंटल गाते थे। और सासों की माला पर फेरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं वो पी के मन की राम, निजामी ब्रदर्स जानते थे। मगर आशुतोष जी, इसी भारत में आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, वो अब दिखना बंद हो गए। इसी भारत में इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं कहने वाला जाकिर मूसा था, वो अब खत्म हो गया। तो रेडिकल इस्लाम को प्रयास किया गया रखने का, मोदी सरकार ने दृढ़ता से निपटा, और जो हमारी मूल संस्कृति सौम्य संस्कृति थी जिसमें सामंजस्य का इस्लाम था, उसे स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे आज के तथाकथित सेकुलरिज्म के सूरमा उन सब लोगों को पार्श्व में रखना चाहते हैं। यह एक समस्या है। औरंगजेब को आगे रखना चाहते हैं, दारा शिकोह को नहीं, जो इसी शाहजहां का बेटा दोनों थे जिसने यह ताजमहल बनवाया है। इसी ताजमहल के सामने जिसने अपने बाप को जेल में रखा उसको आदर्श मानना चाहते हैं, और जिसको उसके बाप ने वली अहद सल्तनत बनाया था उस दारा शिकोह को नहीं मानना चाहते। आशुतोष जी, लड़ाई इसकी है, हिंदू मुसलमान की नहीं, रेडिकल इस्लाम और ओरिजिनल इस्लाम की। ठीक है, खैर लड़ाई जो भी हो, लेकिन यह भी तय है कि जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो यही ताजमहल देखने के लिए वो पहुंचता है, और फिर पूरा आयोजन करना पड़ता है एक देश के रूप में इंडिया को। अब एक बार अशोक जी, कहां इस राजनीति में फंसना है सर? इतनी अच्छी अच्छी आप बातें बता रहे थे, ये घुसिएगा इसमें तो आशुतोष जी कुछ बोलेंगे और फिर सुधांशु जी उधर से करेंगे, ये कार्पेट बॉम्बिंग शुरू होगी। मैं केसी सिंह साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रज का उन्होंने जिक्र किया, और सुधांशु जी को इसमें भी महारत हासिल है, कई बार बहुत अच्छी लाइन है वो बोलते हैं, कुछ आपकी तरह से सुन ले हम लोग, फिर चलेंगे मीनाक्षी। बात क्या है कि ताजमहल में भी एक और मस्जिद है, तो दूसरी ओर समान धर्मा एक इमारत है, उसको जवाब कहते हैं, वो जवाब देती है, उसको मेहमान खाना भी कहा जाता है। वहाँ बाहर से लोग आते हैं, रहते हैं। और ब्रज तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ प्यार वहाँ की माटी में अंकुरित होता है और पूरे विश्व में फैलता है। वहाँ कोई विद्रोह विरोध वगैरह नहीं होता, बहुत ही संतोष प्रधान क्षेत्र है। आगरा से दिल्ली, ये दोनों सत्ता के केंद्र बहुत पहले से रहे हैं, अब तो आगरा नहीं है केंद्र उतना बड़ा, लेकिन इसी रास्ते पर घुड़सवारी करते हुए एक सैनिक आता था जिसका नाम था इब्राहिम। वो बन गया कवि रसखान, प्रेम का प्रवक्ता। और रसखान ने प्रेम के अलावा एक बात और कही कि ब्रजभूमि तो ऐसी है कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव कछारन, जो खग हो तो बसेरो करें नित कालिंदी कुंज कदम्ब की डारन। तो कालिंदी के कुंज पर, कदम्ब की डार पर मुरली बजाने वाला रहा है, जो कि संसार का अगर अपने पौराणिक
आख्यानों में जाएं तो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। वो मोहब्बत से बात करके युद्ध भी कराता था, गीता भी लिखता था। तो मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव आ रहे हैं वो बेहतरी की ओर भी हैं, और अगर कमतरी की ओर हैं तो हम अपने घर को और बाहर को दोनों को देख के चलें। अगर मैं आगरा में रहा हूँ, ब्रज में रहा हूँ, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी मैंने 30 बरस गुजारे हैं, और मैंने पाया है कि जो बात आशुतोष कह रहे थे कि बाहर के जो मुस्लिम हैं वो भले ही बहुत आक्रामक, रक्त रंजित खेल खेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। भारत के मुसलमानों को बहुत निकट से मैंने देखा है, इक्का दुक्का तो कहाँ क्या नहीं होते, लेकिन ये देश मोहब्बत का देश है और वही उसकी राह हो सकती है। कहाँ पता था कि कभी भी कुछ कहेगा कि तो दोनों तरफ से हाथ उठेंगे, दोनों ने। 10 सेकंड के लिए मैं लूंगा सुधांशु जी को। मैं बताना चाहता हूं जो बात अभी अशोक चक्रधर जी ने बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ। अब कबीर हिंदू या मुसलमान कोई नहीं जानता। कबीर ने एक चीज लिखी है, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे एक जिमी पे रहिए। वो कहते वही महादेव है और वही मोहम्मद है, वही ब्रह्मा है वही आदम है, और कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहां ते आवा, कौ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। तो ये तो हमारी फितरत है कि हमने उसको अलग अलग खांचों में बांट के जो एक तरीके से जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी उसको अलग कर दिया। ठीक है, आलोक जी, आलोक जी, चूंकि अशोक जी कवि हैं और जी अभी रसकांत जी का जिक्र किया, तो ये भूमि श्री कृष्ण की भूमि भी है। जो राधा कृष्ण के प्रेम में राधा को उन्होंने महत्व दिया, मतलब यहाँ तक कि रुक्मणी जी के मंदिर कम मिलते होंगे, राधा कृष्ण के मंदिर ही मिलते हैं। एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र, जहां अर्जुन को कमान उठा करके युद्ध करना है यदि उन लोगों के साथ भी, तो उस भूमि पर आज ट्रंप है जहां प्रेम है। और दूसरा भारत का जहां तक सवाल है, ईरान के साथ सारे अमेरिकी ट्रंप के साथ संबंध होने के बाद भी ईरान के साथ हम अपने संबंध बनाए हुए हैं। वो इस्लामिक कंट्री है, उनके आतंकवाद से हम सहमत नहीं होते, उनके जिन लोगों से, और इसीलिए सारे अभी जो शब्द कहा मैं नहीं कहता कुछ मुस्लिम होंगे, मुस्लिम नहीं, उनके गुट ऐसे हैं। लेकिन ईरान के साथ हमारे संबंधों को सारे अमेरिकी शासकों के दबाव के बाद हमने आज तक बनाए रखे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को उन यूएई और ईरान में जितना स्वागत होता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे वो वहीं के हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ताकत है भारत की, जो ट्रंप समझते हैं। बार बार वो जरूर डिप्लोमेटिक में अभी सिंह साहब बता देंगे कि ईरान को लेकर के उनके अपने पूर्वाग्रह हैं, इराक को लेकर के तो वो बोला भी, शब्द भी उन्होंने बगदादी तो था ही जिसको खत्म किया गया। तो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ श्री कृष्ण का संदेश ही चलेगा। चलिए एक बार जल्दी मीनाक्षी से मैं रिस्पॉन्स ले लूं, उसके बाद आप दोनों के पास में आऊंगी। मीनाक्षी, आप लगातार कवर कर रही हैं, लगभग कितना वक्त ताज के दीदार में? काफी देर से दोनों अंदर हैं। चले गए होंगे, अब निकल गए उनसे। जी अंजना, देखिए जो समय दिया गया था ऑफिशियली, वो ये कहा गया था कि 45 मिनट तक रहेंगे, लेकिन उससे ऊपर ये समय जा चुका है। और इसकी वजह भी आप समझिए कि जब ताज के सामने आप मौजूद हो, जब उसके प्रांगण में जहाँ पर संस्कृति भी है, जहाँ पर इतिहास भी है, जहाँ पर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना भी आपके सामने है, तो ऐसे में उससे मंत्रमुग्ध हुए बगैर आप उससे अछूते रह जाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जो है ये इतना समय वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को लगा भी। लेकिन जो बात अभी स्टूडियो में हो रही थी उसमें मैं एक जिक्र और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब को लेकर सभी मेहमानों ने जिक्र किया। तो आगरा नामा में भी ये लिखा गया है कि जब शाहजहां ने ये फैसला किया कि यहाँ पर ताजमहल बने, तो उस समय ये हिंदू राजा की ये जमीन थी जो ये इलाका है। तो उनके बेटे से 4 हवेलियों के बदले में ये जमीन ली गई। और शाहजहां, क्योंकि उस किताब में ये जिक्र किया गया है कि शाहजहां का ये विचार था कि बेशक राजा खुशी खुशी ये जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन कल को इस पर कोई विवाद ना हो, कोई सवाल ना हो, इसलिए बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक हुआ। 4 हवेलियां दी गई और उसके बदले में ये जमीन जो है वो ली गई। और इसी जिस समय ये ताजमहल यहाँ पर बन रहा था, उसी समय इस गांव के आसपास के जो 30 गांव, इस इलाके के आसपास के जो 30 गांव थे, उन्हें यहाँ पर देखरेख का काम दिया गया। और उस्ताद लाहौरी जो इसके वास्तुकार रहे, इसके आर्किटेक्ट रहे, उनके साथ में कितने और ऐसे हिंदू आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर इस पूरे जो है मोहब्बत के इस प्रतीक को मूर्त रूप दिया, इसे इसके अस्तित्व को इस तरह से रखा कि आज भी
300 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। और आज उनमें एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी शामिल हो गया है। बड़ा दिलचस्प है ये भी समझना कि जब 1959 में आइजनहावर आए थे, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी और मेरी कोशिश थी कि क्या मुझे यहाँ कोई ऐसे लोग मिल पाएंगे जो उस समय के दौरे को याद कर पाएं, क्योंकि 1959 में वो दौरा हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी अगवानी की थी और आइजनहावर एक गांव में भी गए थे जहां पर उन्होंने खेतों को देखा, जिस तरह से गांव का रहन सहन है, जीवन शैली है, उसे देखा। और बाद में उसी गांव के लोगों को व्हाइट हाउस से एक लेटर रिलीज किया गया जिसमें आइजनहावर ने यह लिखा कि भारत के गांव में जिस तरह से भारत बसता है उस जीवन शैली को मैंने महसूस किया और मैं खुद क्योंकि गांव में रहा हूं बचपन में, तो मैंने उससे अपना एक जुड़ाव समझा। तो 1959 के उस दौर से जब आज 2020 में हम आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या आइजनहावर या बिल क्लिंटन जब यहां पर आए थे और उस समय जिस तरह का उत्साह था, जो एनर्जी थी, उस लेगेसी को क्या आगे ले जा पाएंगे? अब इसके लिए अगले आने वाले 2 से 3 दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कैसा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। लेकिन यकीनन भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अमर अध्याय तो आज के इस दौरे से जुड़ ही गया है। जी अंजना, धन्यवाद आपका मीनाक्षी, हमारे साथ इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताने के लिए। और ये जो इमारत आपके पीछे दिखाई दे रही है शाम के इस पहर में भी, वो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अजूबे के तौर पर हमेशा प्रेम की एक निशानी के तौर पर याद रखी जाएगी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं तमाम मेहमानों का, क्योंकि आप जितना भी राजनीति को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन ये वो बवंडर है जिसमें बात बार बार पहुंचकर अटक ही जाती है। सुधांशु जी, आप दोनों की ही बात का जवाब दीजिए, जो अशोक चक्रधर जी ने भी कहा, लेकिन उससे पहले मैं केसी सिंह साहब से एक रिस्पॉन्स लेना चाहती हूं। पाकिस्तान का भी जिक्र आया और उसको लेकर भी कई नजरिया हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरजमी से जो आतंकवाद है वो दबाव हम उन पर बना रहे हैं, हमारे रिश्ते हमारे, और उससे बेहतरी भी आ रही है पाकिस्तान के रवैये में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त है। ये भी कहा और एक लाइन और भी कही कि हिंदुस्तान को दक्षिणी एशिया में स्टेबिलिटी लानी चाहिए बातचीत के रास्ते से। उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान से बातचीत करो, लेकिन एक लाइन वो महत्वपूर्ण है जो उन्होंने उसके बाद बोली कि ये आप बड़े देश हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम बायलैटरली बात करेंगे पाकिस्तान से, फिर बात भी ना, लीडर इन द रीजन, उन्होंने ये इन शब्दों का देखिए, प्रयोग किया। हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि 2 दिन पहले से सीज फायर हुआ है अफगानिस्तान में जी। 29 तारीख तक अगर सीज फायर रहता है तो वो एग्रीमेंट तालिबान के साथ अमेरिका साइन कर लेगा और उसके बाद अमेरिकनी फौजें वहां से रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान का पल्लू भारी होता जा रहा है। हाँ। और जो सरकार वहां पे है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो आपस में लड़ने लगे हुए हैं क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने कहा है मैं इलेक्शन जीत गया। उनके जो विरोधी थे, जो उनके नंबर 2 अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं इसमें साजिश हुई है। तो ये सरकार आपस में लड़ने लगी है। लेकिन उसमें जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये कहता है कि तालिबान अमेरिका के साथ साइन करेगी कि इनकी फौज कब जाती है और फिर तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बैठ के तय करेगी कि आगे अफगानिस्तान में कैसी सत्ता आएगी। लेकिन जिस तरीके में आपस में लड़ने लगे हुए हैं, कहां से सत्ता लाएंगे? तो ये एक बड़ा हमें चिंता की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी ना आ जाए और इसमें पाकिस्तान का पल्लू भारी है। तो इसलिए ये हमें सोचना पड़ेगा। उसका कुछ थोड़ा सा हिंट इन्होंने अपनी बात में दिया है। ठीक है, अब सुधांशु जी, आपने सबकी बातें सुनी है, बारी बारी से सबकी बात का आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, जनरल साहब ने जो बात कही और आपकी एंकर जो करस्पॉन्डेंट थी मीनाक्षी, उन्होंने, और आशुतोष जी, और उनके तीनों का जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि इस समय जो नाटो फोर्सेस का विड्रॉल 2014 के बाद हो गया अफगानिस्तान में, उसके बाद अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां से हट जाती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर अपने वेस्टर्न फ्रंट पे था, उसके पश्चिमी सीमा के ऊपर, वो काफी कम हो जाएगा। और वो कम होना शुरू हो गया था, इस कारण उसका भारत के आतंकवाद के प्रति ज्यादा आग्रह बढ़ गया था उन आतंकवादी समूहों का। तो ये खतरा हमारे लिए अधिक गंभीर हो जाएगा आने वाले समय में। यदि पाकिस्तान वहां के तालिबान को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है तो वो सारी शक्तियां जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ रही थी, वो आकर यहां कश्मीर में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकती हैं। तो उस दृष्टि से हमें और सजग रहने की जरूरत है। यह बिंदु पर मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि
ट्रंप ने यह भी कहा किसी भी सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर निर्णय लेने का पूरी तरीके से अधिकार है। कश्मीर के विषय का कहीं जिक्र नहीं आया, तो कहीं ना कहीं भारत की जो सेल्फ डिफेंस की अपनी संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है, उसकी भी स्वीकार्यता उन्होंने की है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आशुतोष जी और अशोक चक्रधर जी ने जो बोला था, जो बहुत कृष्ण भक्त कवि थे सैयद इब्राहिम रसखान, उनका जो उन्होंने पंक्ति बोली थी ना, मानुस हो तो वही रसखान। आशुतोष जी उसके आगे की लाइन जानते क्या थी? उन्होंने कहा था, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नत नित नंद की धेनु मजारन। और अगला जन्म पशु के रूप में पा जाऊं तो नंद बाबा की गायों के रूप में जन्म पाऊं, जिसके ऊपर कृष्ण भगवान खेलते थे। और कहा, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत के जिसको भगवान कृष्ण ने रखा था। आशुतोष जी विचार करके बताइएगा, आज होते तो रसखान पे फतवा जारी हो जाता कि नहीं? और बहुत सारे तथाकथित सेकुलरिज्म के लोग उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते। अभी आपने महादेव वही, अल्लाह वही कहा, ये हमारे यहां तो स्वीकार है, अल्लाह किसी के बराबर नहीं हो सकते, फतवा जारी हो जाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम महात्मा गांधी ने कह दिया, मंदिर में गा लिया जाता। चुनौती के साथ कहता हूं, किसी मस्जिद में गवा के दिखा दीजिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसीलिए अब मैं फिर आ रहा हूं उससे ऊपर। ड्वाइट आइजनहावर 1959 में आए थे, आपको पता है आइजनहावर ने एक प्लान निकाला था कट्टर पंथ को बढ़ाने के लिए और कम्युनिज्म को टैकल करने के लिए। आशुतोष जी को पता होगा, उस आइजनहावर प्लान में था, जो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे सबसे पहले आर्थिक मदद मिलेगी। वो मदद लेने वाला पहला देश कौन बना था? पाकिस्तान। यानी 60 साल पहले वो यही किए थे। आज 60 साल के बाद उसी पाकिस्तान में आतंकवाद से लड़ना है, तो 60 साल के बाद भी जो बोया उसे काटना है। अब मजेदार बात यह हो गई, आज कम्युनिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों मिलकर भारत में लड़ रहे हैं। यह एक बड़ी विचित्र सी बात है। तो मेरा मानना है 60 साल में बहुत कुछ बदला है, मगर हमारे इंटरेस्ट यथावत हैं। अमेरिका की पोजीशन में चेंज कवि जी के मन में कौतूहल हो रहा है कि नहीं कुछ कहने को, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी। सुधांशु जी की पूरा जो विमर्श है एक पक्षीय है। अब मैं सुधांशु जी से यह भी सवाल कर सकता हूं कि भाई, जब कबीर ने यह कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तब तो किसी ने नहीं उनके खिलाफ, तब तो मुगलिया सल्तनत थी। और यह भी उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी बली पीस खाए संसार। अगर आज कोई यह बात कह दे तो शायद आप ही के लोग जाके धरना प्रदर्शन कर देंगे और हो सकता है बहुत कुछ हंगामा कर दे। तो देखिए, ये एक पक्षीय बहस नहीं हो सकती। अगर एक इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहां रसखान भी थे, यहां कबीर भी थे, और उस जमाने में थे जब यहां पे मुसलमानों का शासन हुआ करता था। रसखान अकबर के कंटेम्पररी थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा और ना ही किसी और के कहने में कोई बात हुई। तो मेरा कहना, आज हमने ऐसा माहौल क्यों बना दिया कि कोई अगर हमारे ईश्वर के बारे में कुछ कहता है तो हमको तकलीफ हो जाती है, और कोई अगर अल्लाह के बारे में कहता है तो उनको तकलीफ हो जाती है। जब आज से 500 साल पहले तकलीफ नहीं तो आज क्यों तकलीफ हो रही? मुझे लगता है इस बारे में आपको भी और आपकी सरकार को भी, आपकी पार्टी को भी, आपकी विचारधारा को सोचना चाहिए था कि हमने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है या हमने हिंदुस्तान को पीछे कर दिया है। आपकी विचारधारा हिंदुस्तान को पीछे ले जा रही है। देखिए, फिर मैं आशुतोष जी, आप विद्वान व्यक्ति होकर इस बात को क्यों रख रहे हैं? कबीर तो हम पूछते हैं ना, उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए ताज, और मगर उन्होंने जब ये कहा ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा भयो खुदाए, बताइए तबलीगी जमात मानती है? जमात इस्लामी मानती है कबीर को? नहीं मानती साहब, मगर विश्व हिंदू परिषद कबीर को मानता है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, जिसको आप बहुत कट्टर मानते हैं, बजरंग दल वाले भी मानते हैं कबीर को। यही अंतर है। एक्चुअली में क्या है, ये जो हिंदू फोबिया है, ये इस्लामिक एंगल से हिंदुत्व को देखने के कारण, मैं काल्पनिक बात कहता हूं अंजना जी, तथाकथित हिंदू राष्ट्र हो भी जाए तो ना वहां जिम्मी का कॉन्सेप्ट है और ना वहां सतिया का कॉन्सेप्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू बादशाही बनाई थी, कभी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था। ठीक है, जमाते इस्लामी को हम क्यों आइडियल माने कि हमें वैसा बनना है? सुनिए, अंजना जी, 2016 के चुनाव में राजधानी में आज क्या परिस्थिति है? अंजना जी, एक महत्वपूर्ण बात जिस पे सबका विचार बोल लीजिए त्रिवेदी जी, बोलिए। 2016 के चुनाव में अंजना जी, एक वाक्य, 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो रिपब्लिकन पार्टी के किस मंच पे आए थे? रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में नहीं आए थे, वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आए थे। अब इसका जवाब दे दीजिए आप। चलिए ठीक है, अनंत है ये बहस, हम भटक जाएंगे उन तस्वीरों से और उस चर्चा से जिस पे आज हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, देखिए आज जो परिस्थितियां इधर राजधानी में बनी हुई हैं वो भी एक चिंता का विषय है। जाफराबाद से लेकर कई इलाकों में जो
परिस्थिति बनी हुई है, लगातार पत्थरबाजी की, एक कांस्टेबल की मौत तक की खबर है, इन सब के बीच आज रात डोनाल्ड ट्रंप और पूरा डेलीगेशन राजधानी पहुंच रहा है। अंजना जी, जो आपने बात कही, जो दिल्ली में हो रहा है वो गंभीर और चिंताजनक है। और मैं इस बात को विनम्रता से कहना चाहूंगा, जब शाहीन बाग का मामला समाधान की तरफ जाने लगा तो दूसरी चीजें उठाई। तो मैं फिर कहता हूं, हम चुनाव हारे हैं, क्या यह संकेत नहीं देता है कि यह प्रयोग था? और प्रयोग के जो पार्श्व में बैठे हुए प्रयोगकर्ता हैं, उन्हें जब लगा कि प्रयोग का एक हिस्सा विफल हो रहा है तो तत्काल दूसरी जगह प्रारंभ कर दो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक न कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव सामने आ रहा है, ना कोई चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ रहा है। प्रभु, प्रारंभ कौन कर रहा है? तो यह संदेह उतना ही गहराता जा रहा है। आप सरकार है कुछ प्रारंभ कौन कर रहा है, इस पर आकर बात नहीं टिकेगी। आप सरकार है, इसको नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे डेलीगेशन के साथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सरकार हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सम्मान करते हुए हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अंजना जी, ये सिर्फ भारत ही है जहां टीवी पर यह डिस्कशन भी होता है। अमेरिका में कोई बता दे जो कहे कि अमेरिका मुर्दाबाद या अमेरिका को तोड़ने की बात कहे और टीवी पर डिस्कशन हो जाए, जो कहिए सो हार जाऊंगा। जब खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के षड्यंत्रकारी थे, उनके पक्ष में एक बयान किसी अमेरिकी नेता या पार्टी का आया हो, जो कहिए हार जाऊंगा, जैसे अफजल गुरु के पक्ष में आता था। ठीक है, सिंह साहब, हमें और मेच्योर होने की भी आवश्यकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर। तो हम लोग ज्यादा बेहतर ढंग से इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। झंडे केवल पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए और उसके ऊपर राष्ट्रीय एकता भी चाहिए। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा है, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो इसलिए ये सही नहीं है कि कोई भी बात हो उसको सेडिशन का केस बना लो। सुप्रीम कोर्ट की यहां की रूलिंग्स हैं कि सिर्फ नारा लगाना सेडिशन नहीं है। तो इसलिए जगह जगह पे सेडिशन के केस किए जाएंगे तो क्या बाहर की दुनिया क्या सोचेगी? आलोक जी, देखिए, वैसे ये ठीक, ये तो बहुत एक बहस और गंभीर, भारत अपने संविधान से चले वो अपनी बात है। मैं सुधांशु जी और कैसी सिंह साहब का ध्यान इस मुद्दे पर भी कि ट्रंप की इस बातचीत जो कि होने वाली है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है कश्मीर वाला, पाकिस्तान के मुद्दे पर। ये ठीक है कि हम कतई नहीं चाहते द्विपक्षीय ये वो, क्या ऐसी स्थिति आने पर जो लगातार वो जो अभी बिल्कुल कहा गया कि तालिबान यदि वहाँ से कुछ हटता है और वो उसका ध्यान भारत की तरफ फिर से बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस आतंकवाद से तालिबान के, जिसको कभी अमेरिका ने ही पैदा भी किया था रूस को हटाने के लिए, आज उससे लड़ने के लिए क्या हम आशा करें सारे इस संबंध और उसके बाद कि वो भारत का साथ देगा उस पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत के साथ लाने के लिए? बांग्लादेश की लड़ाई के समय अमेरिका ने बेड़ा हमारे खिलाफ भेज दिया था। आज ऐसी स्थिति है जो पूरे देश की आकांक्षा है कि, और भारत का संकल्प है, केवल बीजेपी का संकल्प नहीं, ये भारत का संकल्प है कि वो कश्मीर हमें वापस आना चाहिए। उसके आतंकवाद तालिबान यदि झगड़ा करता है, क्या हम उस स्थिति में अमेरिका हमारा साथ देगा या नहीं देगा? क्योंकि अमेरिका अपने हितों का ध्यान रखता है, एक दोस्त भी कहता है, लेकिन अब यदि स्ट्रेटेजिक हमारे साथ रिलेशंस हैं, यदि एग्रीमेंट बराबर करता जा रहा है, यदि न्यूक्लियर पर श्रीमान मनमोहन सिंह के साथ भी उसने समझौता किया, वो न्यूक्लियर की धमकी देता है, न्यूक्लियर अभी बीच में यदि कहीं लीक हो जाए, उसकी घटनाएं भी वहां सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में आतंकवादियों के हाथ में भी न्यूक्लियर न पहुंचे, तालिबान के हाथ में न पहुंचे, इस बात की गारंटी भारत लेगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा या नहीं? सुधांशु जी, देखिए, आलोक जी ने जो बात कही वो बहुत गंभीर है, हमारे लिए विचार का विषय है। परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास भी है कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, बशर्ते हम सुदृढ़ता के साथ एकजुट नजर आते रहे। हम अपने निजी राजनीतिक विषयों से अलग रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर एकजुट रहेंगे तो अमेरिका क्या, आज विश्व की कोई भी शक्ति भारत के आगे अपने भारत के हितों में झुकने के लिए बाध्य होगी। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। जब 2008 की न्यूक्लियर डील चल रही थी
तब अमेरिका के कई बड़े प्रमुख अधिकारियों से मेरी भी बातचीत होती थी उस समय। उनको यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है न्यूक्लियर डील का, उन्हें लगता था कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है तो भाजपा क्यों विरोध कर रही है। तब हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि अमेरिका को हम अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर डील के इन मुद्दों पर विरोध है। हमने अमेरिका का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री जी से हमने सिर्फ सदन में कहा ये मुद्दे हैं, ये पॉइंट्स हैं 2-3, जिसमें सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल भी था जो बाद में सरकार ने मान भी लिया था, और 500 करोड़ रुपए उस न्यूक्लियर से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए न्यूक्लियर लायबिलिटी फिक्स कर दी गई। वही तो मैं आज कह रहा हूं अंजना जी, आज राष्ट्रीय मुद्दे पर एक हो जाइए। किसी बिंदु पे आपत्ति है, आपत्ति कहिए, मुझे इस लाइन पे आपत्ति है, इस कानून के इस प्रावधान पर आपत्ति है, उसको डिस्कशन करने को तैयार है। परंतु यदि हमारा उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हितों को किनारे रखकर राजनीतिक हितों को आगे रख के करना है, तो अमेरिका क्या कोई भी दबा लेगा, और अगर भारत एकजुट रहेगा तो कोई नहीं दबा पाएगा। चर्चा करेंगे, जो एक आलोक सेकंड, जी ने जरा बात तस्वीरें कही, आ रही हैं, सुधांशु जी बात करते हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां से रवाना होने के लिए मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को आप देख रहे हैं, एक तरफ आनंदीबेन और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनको सी ऑफ करने के लिए उनका धन्यवाद। और ये पेंटिंग उनके हाथ में आप देख रहे हैं, तस्वीर है ये ताजमहल की, जो वो भेंट के तौर पर देंगे। जी सिंह साहब, फोटो है या पेंटिंग है? ये अभी दूर से कहना मुश्किल है कि वो एक फोटो है या फिर पेंटिंग है, लेकिन ये दे रहे हैं। और वहां पर जो पारंपरिक नृत्य और ढोल संगीत है उसका लुत्फ उठाते हुए राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इन्हीं की फोटो है, दोनों उस तस्वीर में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जरा एक बार फिर से जैसे ही वो आता है सामने हम आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भी ताली बजाते हुए और जो पारंपरिक वहां पर म्यूजिक है इस वक्त उसका लुत्फ उठाते हुए। ये देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे उसको रोका जा रहा है क्योंकि वो देना चाहते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से जांच। और ये देखिए अब आ गया, ये तस्वीर आप देखिए, जो ताजमहल की तस्वीर योगी आदित्यनाथ सौंप रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। योगी आदित्यनाथ एक तरफ और दूसरी तरफ डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप फोटो के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। पर कूटनीति का और ऐसे दौरे का यही सब वो लम्हा होता है जो बाद में प्रतीकात्मक रूप से देशों के रिश्ते में ऐतिहासिक माना जाता है। और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब उनके लिए वक्त है, दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, और ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से एयरफोर्स 1 पर सवार होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करती हुई, और फिर योगी को भी योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने एयरक्राफ्ट पर चढ़कर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति ताली बजाकर उत्साह बढ़ाते हुए उन कलाकारों का जो वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अपने लोक संगीत के जरिए वहां पर रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। थोड़ी आस्था चढ़ रही थी वो, क्योंकि प्रेसिडेंट पीछे रह गए थे जी। जब बराबर आए तो फिर तेज हो गई। ठीक है, और चूंकि वो परंपरा ऐसी है कि दोनों को एक साथ वहां पर पहुंचना है, इसीलिए मेलानिया फिर धीरे हो गई, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए और साथ दोनों बढ़कर एक बार फिर से उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सबको सी ऑफ करने के लिए जितने भी लोग वहां पर पहुंचे उन सबको बाय बोलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और मेलानिया ट्रंप कम से कम आगरा के इस आज के दौरे का अंत करते हुए काफी लंबा वक्त उन्होंने ताजमहल में बिताया, और उसके बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया दोनों को ही राजधानी पहुंचना है, और पूरा डेलीगेशन भी उनके साथ है। इवांका, उनकी बेटी, आप देखेंगे ये छोटा जहाज है जी, ये वो नहीं है एयरफोर्स 1 जिसमें आए थे अहमदाबाद, वो दिल्ली आ गया होगा सीधा, क्योंकि वहां पर जो एयरपोर्ट है, मुझे लगता है उसके मुताबिक उन्होंने ये इन्होंने लोकल फ्लाइट के लिए अपना सेकंड छोटा जहाज लेके आए हैं, तो वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स 1 वो बड़ा था, वो सीधा दिल्ली आ गया। वो एयरफोर्स 1 जो लंबी फ्लाइट पर अमेरिका से आया था, वो
सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और ये फ्लाइट, ये देखिए एक बार फिर से जो पारंपरिक नृत्य इस पूरे इलाके का। अशोक चक्रधर जी, कहाँ राजनीति कूटनीति में फंसे, ये जो ब्रज की भूमि के शाम के इस पहर में ये सब कुछ देखने का अनुभव हो रहा है। 3 बार 4 बार रुक रुक कर ताली बजाकर लुत्फ उठाते हुए ट्रंप साहब दिखे। अशोक जी, मुझे लग रहा है कि वो दिन के उजाले का एक भी लम्हा खोना नहीं चाहते। जब तक उजाला है तब तक जी वो देखना चाहते हैं कि आगरा में क्या क्या है। अगर समय होता उनके पास तो वो फतेहपुर सीकरी भी जा सकते थे। वहाँ जोधाबाई का भी महल है, वहाँ एतमाउद्दौला का भी भवन है, आगरे में पेठा भी है और दाल मोठ भी है। लेकिन अब तो हम दिल्ली में उनका स्वागत करने के लिए यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के भारत आए हैं, हाँ। मेरी स्मृति में सबका आना दर्ज है। जब आइजनहावर आए थे या निक्सन आए थे, बेड़ा लेके भी दे के उन्होंने हमें डरा दिया था। जिमी कार्टर आए थे या क्लिंटन आए थे, वहाँ से हवा थोड़ी सी बदली थी। और उसके बाद जॉर्ज बुश ने भी कुछ अच्छा सा रूप बनाया था। लेकिन आज का दिन तो कई मानों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतना समय किसी भी राष्ट्रपति ने हमारे देश में नहीं बिताया, इतनी आत्मीयता के साथ, इतनी भीड़ के साथ, इतनी गर्मजोशी के साथ, और इतनी हिंदी कभी सुनने को नहीं मिली किसी राष्ट्रपति अमेरिकी के आगमन के बाद। इतनी तालियों का स्वर और इतना उत्साह, इतना उल्लास पहले देखने को नहीं मिला। अब देखिए, राजनैतिक कूटनीतिक संधियाँ, दुरभिसंधियाँ, समझौते और मसौदे क्या होते हैं वे अलग बात है। लेकिन हमारे देश की स्थितियां हम उनके जाने के बाद भी उन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि जो कृष्ण ने पुरंदर उठाया था अकेली उंगली पे तो एक मुहावरा बन गया, लेकिन बहुत सारे गोप ग्वालों की लाठियां लगी थी। किसी भी देश में संकट का पर्वत उठाने के लिए सबका योगदान होता है। और किसका ईश्वर कैसा है, हमारा ईश्वर कैसा है, तेरा ईश्वर कैसा है, अगर हम मानते हैं भारतीय दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक आस्थाओं की मंदाकिनी में हमने डुबकी लगाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि का परमपिता है एक, नाम रख डाले किंतु अनेक। वही है राम, वही अल्लाह, वही है खुदा, वही है गॉड, वही है कृष्ण, वही क्राइस्ट, बनाया अपना अपना इष्ट, सभी ने दिया प्रेम संदेश, मगर क्यों झुलस रहा ये देश, न जाने क्या होगा अंजाम, धर्म के नाम पे ये कोहराम, राम राम राम। तो सही स्थितियों को बहुत एक पक्षीय और बहुत कठोर ढंग से न देखा जाए। आप बहुत अच्छा संचालन देश का कर रहे हैं। इस देश को और अंदर से समझ के इस धुएं को, लपट को, चीख को बंद करें। 1 मरे, 2 मरे, 10 मरे, 100 मर जाएं, 1000 मरें, है सवाल आखिर ये भैया, क्यों वे आखिरकार मरे। तो एक एक व्यक्ति की, मनुष्य की कीमत है। कहो आदम या मनु का वंश, सभी में एक ईश का अंश। मैं तो कहूँगा सभी में एक खुदा का नूर, सभी इंसान सभी भरपूर, करे मानव से मानव प्यार, बने ये धरती एक परिवार, यही प्रत्येक धर्म का मर्म, यही कहता है हिंदू धर्म, यही तो कहता है इस्लाम, धर्म के नाम पे ये कोहराम। सुधांशु जी, वैसे अशोक चक्रधर जी की बात पे मैं पूरी विनम्रता के साथ रहते हुए एक मतभेद व्यक्त करना चाहूंगा। जो आपने बात कही सिर्फ हिंदू धर्म पे लागू होती, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी जो आपने कहा बाकी धर्मों तो लड़ाई है पूरी दुनिया में 2000 साल यह बात की चल रही, 1400 साल से, कि मेरा या तुम्हारा, क्योंकि दोनों कहते हैं मेरे अंदर रहोगे तो है, बाकी सब बेकार है। आई एम द ओनली एंड अल्टीमेट। हम कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यह जैसे आकाशात गतिता तोयम यथा गच्छति समुद्र से। तो कोई भी धर्म होगा, समाधान भारत से ही निकलेगा, क्योंकि विविधता में एकता और विभेद में सामंजस्य हम ही पैदा कर सकते हैं। बाकी तो अपने एक के लिए दूसरे को मारकाट करते रहते हैं। तो इसलिए आपने जितनी सुंदर बातें कही ये सिर्फ भारत में सुनने को मिलती हैं। बाकी अन्य जगहों पे कोई कहता है मैंने जो कहा वही अंतिम सत्य है, इसके बियॉन्ड कहने वाले को या तो परलोक पाने का अधिकार नहीं है या कोई कहता है इहलोक में जीने का अधिकार नहीं है। सुधांशु जी, एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। आपने कहा कन्वर्जन नहीं हिंदू धर्म में, ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा या दलित बनेगा। ये जो विमर्श है ये सिर्फ इधर ही है, उधर कोई ऐसा विमर्श नहीं है।
कि आप कन्वर्ट होकर क्या बनेंगे। यहां संकट यह हो जाएगा कि क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, जाट बनेगा, गुज्जर बनेगा, यादव बनेगा, दलित बनेगा, क्या बनेगा। अरे भैया तो आशुतोष जी, ये संकट अरे है ना। आशुतोष जी आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय में वॉर नहीं होता है। नहीं, मैं वहां कह रहा हूं कोई देखिए अगर मान लो है। इस्लाम का आदमी अगर कन्वर्ट होना देवबंदी चाहे है तो किस बरेलवी जाति को में मंजूर कन्वर्ट नहीं। होगा। बरेलवी देवबंदी को खा रहा है, दोनों मिलके अहले हदीस को खा रहे हैं, तीनों मिलके अरे बताइए, शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं कतर में, कभी आपने सुना है खूनी संघर्ष हो रहा है, ब्राह्मणों क्षत्रियों में एटम बम छोड़े जा रहे हैं? कभी सुना आपने? त्रिवेदी कभी आपने देखिए, सुना? आप हमारे यहाँ ये पंडितों की मस्जिद, ये मंदिर, ये दलितों का मंदिर, ये यादवों का मंदिर, ये गुजरों का मंदिर, वहां होता है अहले हदीस की मस्जिद, देवबंदियों की मस्जिद, बरेलवियों की मस्जिद, अहमदियों की मस्जिद, शियाओं की मस्जिद। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस्लामी नजरिए से हिंदुत्व को मत देखिए। सुधांशु जी, जो बात मैंने कही है आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात आपके आराध्य पुरुष सावरकर ने कही है, ये मैंने नहीं कही है। सावरकर ने ये कही है कि भाई कन्वर्ट होके क्या बनेगा, किस जाति में जाएगा वो, इसलिए या नहीं है। सुधांशु जी, हाँ आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसने देखिए, सोचा था इसीलिए ट्रंप हिंदू पर धर्म में बहस होगी? conversion फिर का वही aspect नहीं सावरकर है। आ गए। सिर्फ सावरकर हर पर वापसी पहुंच की बात जाएगा। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के रिश्ते को आज भी कैसे कश्मीर बेहतर में- करेंगे, और आशुतोष जी आज भी सावरकर को ले आएंगे, और आप वहां पर इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ कैसे पूरी भाषा और सोच ले जानी है, इस पर फोकस करेंगे। मुझे लगता है अशोक चक्रधर जी आप ही की बातों पर समापन करते हैं। तस्वीरें यही है, और तस्वीरें यही बता रही हैं कि हिंदुस्तान के धरोहर में आज ये तमाम इमारतें शामिल हैं। जब भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो वहां पर जाते हैं, और अब सबकी नजर होगी जब डोनाल्ड ट्रंप राजधानी की जमीन पर उतरते हैं, और उसके बाद से कल का उनका आयोजन। इन्हीं तस्वीरों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलाने ट्रंप निकल चुके हैं राजधानी दिल्ली के लिए। आज देर शाम वो यहां पर पहुंचेंगे, और कल फिर सबकी नजर रहेगी राजघाट जब वो जाते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद जो बातचीत होती है, और हैदराबाद हाउस में जो प्रेस वार्ता है उसमें दोनों की क्या वक्तव्य होते हैं। बहरहाल आगे देखिएगा देश तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।